नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी में आप लगे हुए हैं। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में आधुनिक काल का रिवीजन किया, यानी आधुनिक काल में जितने भी पार्ट थे, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, भारतेंदु युग हो, सारों के हमने रिवीजन किया। मेरे नोट्स के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया और आपने उन वीडियोज़ को सुना। आज जैसे कि हमारा आधुनिक काल जो वो संपूर्ण हो गया था और जो गद्य की विधाएँ हैं उन पर मेरे वीडियो पहले के बनाए हुए थे, तो फिर मैंने आपसे पूछा था तो आप 4-5 कमेंट साथियों के यही आए थे कि आप हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो टॉपिक है वो करवा दीजिए पहले। तो साथियों, आज हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं ये मैंने 2016 में सेकंड ग्रेड के लिए बनाए थे सिक्कर की ग्लोबल कोचिंग से। पहले हम इनका अध्ययन करेंगे, इसके बाद जो मेरे पास कविता माहेश्वरी दी के जो नोट्स हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को लेकर, जो आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे साथियों। तो और एक बात और कहना चाहूँगी आप सभी से, आपकी परीक्षा में अभी समय बहुत कम बचा है फर्स्ट ग्रेड की में। जैसे कि ये टॉपिक हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लगभग 4 से 5% ये कवर करता है दोनों ही परीक्षाओं में। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के साथियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आपके पास समय बहुत कम है, आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है, दिन घटते ही जा रहे हैं। ऐसे में आप बिना अपने मनोबल को गिरने दिए और निरंतर मेहनत करते रहें, अपने मैदान में डटे रहें, अपनी किताबों से ज़्यादा नज़दीकियाँ रखें और बाकी के जो फालतू के झंझट हैं उनसे आप जितना हो सके बच के रहेंगे इस समय में, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इस समय आपके पास अगर सीमित सामग्री है और आप लगातार अपने सिलेबस से जुड़े हुए हो, लगातार अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। किसी भी भाषा के मुख्यतः 3 क्षेत्र माने जाते हैं। एक होती है राजभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा और एक संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा। तो राजभाषा तो किसी भी राज्य या सरकार के द्वारा राज कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। और राष्ट्रभाषा होती है किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी हमारी हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर हमारे जहन में ये बैठा रहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और अगर परीक्षा में कई बार प्रश्न भी आ जाता है निम्नलिखित में से हिंदी है राजभाषा राष्ट्रभाषा, तो हम राष्ट्रभाषा पर टिक कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है साथियों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा के लिए परिभाषा होती है कि उसको अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकृत किया जाए, जबकि हमारे देश में बहुत सारे जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो सारे के सारे अपने अलग से जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसको स्वीकृत करते हैं, हिंदी को स्वीकृत नहीं करते। हिंदी मात्र 28 में से 10 ही राज्यों की जो है वो राष्ट्रभाषा है, 10 ही राज्यों की राजभाषा है। तो ऐसे में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है साथियों अभी तक। हालांकि हिंदी पूरी तरह लायक है इसके कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, घोषित किया जाए, लेकिन फिर भी आपको पता ही है हमारे देश में क्षेत्रीयतावाद का ज़्यादा बोलबाला रहता है। तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा में ही अपनी भाषा को उन्होंने राजभाषा का दर्जा दे रखा है और हिंदी को नहीं दे रखा, इसलिए हिंदी राजभाषा है। क्योंकि राज के जितने भी कार्य होते हैं वो हिंदी में होते हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होते हैं, लेकिन हिंदी में होते हैं, इसलिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। एक होती है तीसरी होती है संपर्क या व्यवहारिक भाषा। जन सामान्य के द्वारा बातचीत के समय प्रयोग की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। अब वर्तमान भारत में हिंदी की स्थिति क्या है, यानी कौन से पद पर अभी हिंदी स्थित है। वर्तमान में हिंदी इन तीनों पदों पर प्रतिष्ठित मानी जाती है, यानी राजभाषा भी है, हालांकि राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर भारत में इसको समझा व बोला जाता है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा भी वैसे मान लिया जाता है, आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है इसको। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। ये अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351 तक, ये आपको याद रखने हैं। 2 और अनुच्छेद हैं, लगभग 11 अनुच्छेद हमारे संविधान में ऐसे हैं जो हमारी राजभाषा हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, किस अनुच्छेद में
किस बात का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को क्या घोषित किया गया? हमारी राजभाषा घोषित किया गया है। भारत के अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण हिंदी को अनौपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा माना जाता है, यानी औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों द्वारा इसको समझ लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए इसको अनौपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा माना जाता है। भारत के अधिकांश लोगों द्वारा वार्तालाप में हिंदी का अधिक प्रयोग होने के कारण ये संपर्क भाषा भी मानी जाती है। तो यानी राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई अनौपचारिक रूप से, और संपर्क भाषा भी। भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी विशेष बात है। आगे है हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का इतिहास क्या रहा है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष राजभाषा का प्रश्न आने पर, यानी किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए, 14 सितंबर 1949 को सभा के सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यानी 14 सितंबर 1949 को कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाए। संविधान सभा के द्वारा ये प्रस्ताव उसी दिन 298 312 मत थे, उसमें से 298 हिंदी के पक्ष में मत आए कि पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया, यानी राजभाषा इसको पूर्ण बहुमत से मान लिया गया एवं हिंदी को भारत की राजभाषा मान लिया गया। तो इसी उपलक्ष्य में हम हिंदी दिवस मनाते हैं साथियों, क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हिंदी दिवस हमने कब से मनाना शुरू किया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। इसी दिवस को आधार मानकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। फलस्वरूप 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है कि प्रथम हिंदी दिवस, ये तो सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन प्रथम बार कब मनाया गया? 1949 में नहीं मनाया गया था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा थी, उन्होंने सिफारिश की थी, उसके बाद 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। अब है हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी संविधान के किन किन अनुच्छेदों में हिंदी को स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद में से मात्र 11, 120, 210, 343 से 351 तक 9 ये हो गए, और 210 और 120 9 और 2 11 अनुच्छेदों में इनको स्थान दिया गया है। 11 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी आपको याद रखना है हिंदी के जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में है और कौन सी अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में है और भाग 17 रहेगा इसका। कुल 395 अनुच्छेद में से 11 अनुच्छेदों में ये 343 से 351 तक लगातार है। 120 और 210 ये अनुच्छेद अलग हैं, जिसमें एक में केंद्र की भाषा है और एक में राज्यों की भाषा है। सबसे पहले है अनुच्छेद 120 भाग 5, यानी जो केंद्र सरकार से संबंधित भाग 5 है, केंद्र सरकार का है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे के सारे आते हैं। लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे आते हैं। विधानसभा तो साथियों राज्य में होती है। तो उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 120 आता है। उसमें भाग 5 में, इस अनुच्छेद में संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। इसमें निम्नलिखित 3 बातें उल्लेखित हैं। यानी अनुच्छेद 120 में संसद में बोली जाने वाली भाषा हिंदी का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 में राज्यों में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख मिलेगा, और 343 से 351 तक ये लगातार राजभाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेदों में। तो 120 अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित है, आपको याद रखना है, भाग 5 में है और इसमें संसद में बोली जाने वाली भाषा हिंदी का प्रावधान है। संसद का प्रत्येक सदस्य अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करेगा। 3 बातें इसमें उल्लेखित की गई हैं। संसद का प्रत्येक सदस्य अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करेगा। हालांकि ये शर्त पूर्णतः मान्य नहीं है साथियों, अपने अपने जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आगामी 15 वर्षों यानी 1950-49 में ये हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ, तब कहा गया था कि आगामी 15 वर्षों यानी 1965 तक के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा की स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन बाद में साथियों ये स्वतंत्रता, ये 15 वर्ष की जो लिमिट है ये हटा दी गई थी और आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जिसका तस हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार प्रकट कर सकता है। तीसरा प्रावधान दे दिया, इसके कारण सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा में ही अपने विचार प्रकट करते हैं। संविधान लागू होने के समय अंग्रेजी भाषा बोलने की छूट केवल 15 वर्षों के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व हुई भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 जो 10 मई 1963 को पारित कर दिया गया। यानी ये जो डेडलाइन घोषित की गई थी कि 15 वर्षों तक
अंग्रेजी का प्रयोग होगा। इसके समाप्त होने से पहले भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित कर दिया गया और उसके तहत 26 जून 1965 ईस्वी भारत में द्विभाषा के प्रयोग की स्थिति लागू हो गई। यानी द्विभाषा का मतलब अंग्रेजी यथास्थिति अंग्रेजी की बनी रहेगी, साथ में अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा और हिंदी का भी। और अंग्रेजी के प्रयोग की समय सीमा 15 वर्ष से बढ़ाकर असीमित समय तक के लिए बढ़ा दी गई। यानी अब 15 वर्ष की लिमिट नहीं रही, असीमित समय के लिए। यानी तभी तो आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। उससे अगला अनुच्छेद था हमारा अनुच्छेद 210 भाग 6। इस अनुच्छेद में विधानमंडलों की भाषा का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में भी अनुच्छेद 120 की तरह तीनों ही बातों का उल्लेख है। यानी जो पीछे 3 बातों का उल्लेख किया गया है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करेगा और 15 वर्षों तक के लिए वो असीमित समय के लिए कर ही दिया गया था साथियों। और यहाँ लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति है, तो यहाँ विधानसभा का जो सभापति होता है उसकी अनुमति से अपने क्षेत्रीय भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है। लेकिन राज्यों की भाषा जो है हिंदी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 210 भाग 6 में मिलता है। इसके बाद आगे आता है अनुच्छेद 343 भाग 17। यह आपको याद रखना है। भाग 17 में जो है हिंदी भाषा का प्रावधान है। भारत की राजभाषा का प्रावधान, इसमें निम्न 3 बातों का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद पहला ही है 343, इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, भाषा की लिपि देवनागरी होगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक 1, 2, 3 के अनुसार होगा। यानी जो हमारी हिंदी भाषा में जो लिखे जाते थे, जो रोमन संख्या लिखी जाती थी, उसको मान्यता न देके और जो अंकों का स्वरूप है वो 1, 2, 3 वाला जो अब हम गणित में प्रयोग करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इसको स्वीकार किया गया था। तो ये तो अनुच्छेद 343 में 3 शर्तें हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी और जो अंक हैं वो 1, 2, 3 ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार रहेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 344 है भाग 17 में ही राजभाषा से संबंधित आयोग एवं समितियों के गठन का प्रावधान है। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित आयोग एवं समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा से संबंधित आयोग एवं समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसका गठन 7 जून 1955 को तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री बाल गंगाधर खरे यानी बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। खरे भी है साथियों, कहीं खेर भी मिलता है ये, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बीजी खेर या खरे की अध्यक्षता में जो है एक बार ही राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। जो तत्कालीन बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे उनको अध्यक्ष बनाया गया था राजभाषा आयोग का। राजभाषा आयोग का प्रावधान जरूर है इसमें, लेकिन साथियों एक ही बार 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो ये याद रखना है 344 अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान है। इसी अनुच्छेद के तहत संसद में एक राजभाषा समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। उनमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से नामित किए जाते हैं। एक राजभाषा समिति भी बनाई जाती है इसी अनुच्छेद के तहत। अगला अनुच्छेद है 345। राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान। इस अनुच्छेद में भारत के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा घोषित राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें निम्न स्थितियां प्राप्त होती हैं। यानी अनुच्छेद 345 में राज्यों की जो अलग अलग अपनी अपनी राजभाषा मानी हैं उनका प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद में इस प्रकार की स्थितियां हैं। तो इसमें श्रेणी क शामिल की गई थी, जिसमें हिंदी को राजभाषा मानने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माना गया था। श्रेणी क के राज्य जिन्होंने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था, उन राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी क में रखा गया था। 3 श्रेणियां बनाई गई थी, क, ख और ग, जो 345 के अनुसार अनुच्छेद 345 के अनुसार बनाई गई थी। जो 10 हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली शामिल है। ये 10 ही राज्य ऐसे हैं, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश दोनों आ गए, जिन्होंने हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में अपने स्वीकार किया था, प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार किया था हिंदी को। तो श्रेणी क में ये 10 राज्य शामिल थे। श्रेणी ख में हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले राज्य थे, जिन्होंने प्रथम भाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा को रखा था और दूसरी भाषा को मान्यता हिंदी को दी थी साथ में। उसमें 4 ही राज्य थे, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। और फिर श्रेणी ग जो थी, इसमें अपने क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले राज्य थे। यानी सारे के सारे जिन्होंने हिंदी भाषा को न ही तो सह भाषा के रूप में स्वीकार किया और न ही मुख्य भाषा के रूप में स्वीकार किया, वे सारे राज्य किसमें थे? श्रेणी ग में थे। जो आप देख सकते हो 10 और 4 14 को छोड़कर बाकी के सारे राज्यों ने हिंदी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई।
क और ख श्रेणी के अलावा शेष बचे समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी ग में शामिल हैं। तो ये अनुच्छेद 345 में था कि 3 राज्यों को पूछ लिया जाए कि जो श्रेणी क ख और ग किस अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई थी, तो 345 अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई थी। अगला अनुच्छेद है 346, राज्यों की संपर्क भाषा का प्रावधान। एक राज्य के द्वारा अन्य राज्य व केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है। राजभाषा अनुसूची 1976 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यानी 3 श्रेणियों में विभाजित जो पीछे करके आए हैं वही राज्य दोबारा हैं। ये इसमें राज्यों के संपर्क भाषा के आपस में जो राज्य हैं पत्राचार करेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, वो किस भाषा में करेंगे उसके आधार पर भी फिर राज्यों की 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी। तो पहली श्रेणी थी केवल हिंदी में पत्राचार करने वाले 10 राज्य जिन्होंने हिंदी को प्रथम राजभाषा अपनी प्रथम भाषा स्वीकार किया था। वे 10 राज्य ऐसे हैं जो आपस में हिंदी में ही पत्राचार करेंगे, यानी पत्र व्यवहार आपस में हिंदी में ही लिखेंगे। ख श्रेणी के राज्य हिंदी व अंग्रेजी दोनों में पत्राचार करेंगे। जो ख श्रेणी में जो 4 राज्य शामिल हैं जिन्होंने हिंदी को सह राजभाषा माना था, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जो है पत्राचार करेंगे, आपस में पत्र व्यवहार करेंगे। फिर ग श्रेणी में केवल अंग्रेजी भाषा का पत्राचार में प्रयोग करने वाले शेष सभी राज्य। जो ग श्रेणी के राज्य थे वो आपस में अंग्रेजी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा तो अलग अलग राज्य की अलग अलग हो गई, इसलिए वो अंग्रेजी भाषा में पत्राचार करते हैं। अगला है अनुच्छेद 347 भाग 17, भाषाओं की मान्यता का प्रावधान। तो साथियों आज का वीडियो बड़ा हो गया है। अनुच्छेद 347 से लेकर 351 तक का जो है वो पार्ट हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 347 में जो अलग अलग भाषाओं की मान्यता का प्रावधान है, शुरुआत में 14 भाषाएं थी, फिर अलग अलग कब क्या जोड़ी गई, कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, उसी में ये सारा है। तो हमारा वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है। हम 347 से लेकर अनुच्छेद 351 तक कल पढ़ेंगे साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहिए साथियों, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।